अब हम एक केस स्टडी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। केस स्टडी क्या है, एक एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक रजिस्टर्ड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। कंपनी जो है वो वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है उत्तर प्रदेश के अंदर बोथ होलसेल एंड B2B चैनल्स के थ्रू। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कंपनी ने जो टर्नओवर अचीव किया है वो 35 लाख रुपीस का किया है, ठीक है। और 15 जुलाई 2025 को एबीसी फर्नीचर लिमिटेड ने फर्नीचर सोल्ड किया है 5 लाख रुपए का टू XYZ इंटीरियर, जो कि एक रजिस्टर्ड बिजनेस है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इस एबीसी फर्नीचर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी if its turnover is 35 lakh and it supplies furniture within Uttar Pradesh only? ऑप्शन ए कह रहा है यस बिकॉज टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs। ऑप्शन बी कह रहा है नो बिकॉज द इंट्रास्टेट सप्लाई बिलो 40 lakh डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी कह रहा है बिकॉज यस बिकॉज फर्नीचर इज टैक्सेबल गुड। ऑप्शन डी कह रहा है यस रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि गुड्स के केस में जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है टर्नओवर की वो 40 लाख रुपीस है। अगर किसी बिजनेस की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40 लाख से एक्सीड कर जाती है और वो गुड्स में डील करता है तो उसे कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। और अगर यहां पर कोई सर्विसेज में डील करता है तो वहां पर जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है टर्नओवर की वो 20 लाख रुपए। अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसे यहां पर जीएसटी के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है, इंटरस्टेट सप्लाई का मीनिंग आपको पता ही है, अगर वो अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है तो चाहे उसकी टर्नओवर कितनी भी हो उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। अब ये जो एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है इसकी जो टर्नओवर है वो 35 लाख है जो कि 40 लाख से कम है। साथ ही साथ वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही फर्नीचर को सेल करता है, यानी कि सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करता है, इसीलिए उसे यहां पर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड फर्नीचर वर्थ 5 लाख टू XYZ इंटीरियर। The applicable GST rate on furniture is 18%. How much total GST will be charged on the invoice of 5 lakh and what will be the tax structure? ठीक है, सबसे पहले देखो 5 लाख रुपए इसके ऊपर 18% का जीएसटी। तो 5 लाख का आपको 18% निकालना है तो ये होता है आपका 90,000 रुपये। तो टोटल टैक्स होगा 90,000 रुपये, ठीक है। अब जो यहां पर सेल की जा रही है वो सेम स्टेट के अंदर की जा रही है, यानी कि सेलर भी यूपी का है और बायर भी यूपी का है, ठीक है। यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है और इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है आधा आधा। तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% ही आपका एसजीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो 90,000 टोटल टैक्स लगेगा जिसमें से आधा 45,000 सीजीएसटी है और 45,000 आपका एसजीएसटी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2025 एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड पेड इनपुट टैक्स इज 2 लाख ऑन रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्टेड आउटपुट टैक्स 7 लाख ऑन फिनिश्ड गुड्स। हाउ मच नेट जीएसटी विल एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे द गवर्नमेंट एंड वाई। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये 2 लाख है और ये 7 लाख है, तो बचा कितना 5 लाख रुपए। सिर्फ 5 लाख रुपए पे करना होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर रहेगा। तो एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड को जो है 5 लाख रुपए जो है वो पे करना होगा। अब हम एक और यहां पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ये इनकम टैक्स के साथ यहां पर रिलेटेड है। तो ध्यान से इस केस स्टडी को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो एक मिस्टर अर्जुन मेहता है, 35 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बेंगलोर में रहते हैं इंडिया के अंदर। वो जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं 8 साल से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर उन्होंने इनकम कमाई है। सबसे पहले वो एक जॉब करते हैं जिससे वो सैलरी इनकम कमाते हैं, कमाई है उन्होंने 25 लाख रुपए की। उसके बाद उनकी एक साइड इनकम भी है, वो बेसिकली फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं यूएसए की एक कंपनी के लिए, जिससे उन्होंने $30 इनकम जो है वो कमाई है, ठीक है।
अब इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर विच हेड ऑफ इनकम विल मिस्टर अर्जुन मेहता अर्निंग बी क्लासिफाइड फॉर टैक्स पर्पसेस। तो देखो ये जो मिस्टर मेहता है इसके पास दो इनकम है, एक सैलरी इनकम है, ठीक है, और एक यहां पर साइड इनकम है, ठीक है। तो सैलरी इनकम तो आपको पता है ये इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब ये जो साइड इनकम है ये किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि देखो ये जो मिस्टर मेहता है वो एक तरीके से बिजनेस कर रहा है, एक तरीके से वो प्रोफेशन रन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। और अगर आप अपने किसी प्रोफेशन से इनकम कमाते हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सैलरी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, और फॉरेन फ्रीलांस इनकम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर अर्जुन मेहता जो है इंडिया के अंदर 160 डेज के लिए रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर क्या है ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। नॉर्मली देखो इनकम टैक्स के अंदर ना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दो वर्ड्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसके अंदर आपने इनकम कमाई होती है, ठीक है, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसके अंदर आपकी इनकम को असेस किया जा रहा है ताकि आपकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सके, और असेसमेंट ईयर के अंदर ही आप इनकम टैक्स पे करते हो। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप प्रीवियस ईयर मतलब पहले आप इनकम कमा लीजिए प्रीवियस ईयर के अंदर, फिर अगले साल हमें यहां पर टैक्स जो है वो पे कर देना। ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, ओके। तो जो आपका प्रीवियस ईयर था 2023 और 24 इसके अंदर जो मिस्टर अर्जुन मेहता थे वो 160 डेज के लिए इंडिया के अंदर रहे थे, ठीक है। और जो आपके ये वाला प्रीवियस ईयर है ना 2023 और 24 इसके पिछले 4 जो प्रीवियस ईयर हैं यानी कि आपका 2022 और 23, ठीक है, और 2021 और 22 और सो ऑन 2 और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर अर्जुन मेहता जो है वो टोटल 500 डेज के लिए इंडिया में रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अर्जुन मेहता है वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर डीम्ड रेजिडेंट है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर के अंदर अर्जुन मेहता 160 डेज के लिए इंडिया में रहे थे, और प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के अंदर 500 दिन के लिए इंडिया में रहे थे। तो जो अर्जुन मेहता है वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर डीम्ड रेजिडेंट है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेजिडेंट इज अ करेक्ट आंसर। क्यों, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। अगर किसी पर्सन को इंडिया के अंदर रेजिडेंट बनना है तो उसे ना इन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। किसी एक कंडीशन को, या तो वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रहे, या फिर अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके इमीडिएटली पिछले 4 जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर टोटल उसे 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, और एटलीस्ट 60 डेज उसे प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहना होगा, तब वो यहां पर रेजिडेंट माना जाएगा। तो देखो जो आपका अर्जुन मेहता है उसने पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, क्योंकि वो 160 डेज के लिए ही प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहा था, पर उसने दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। क्यों, क्योंकि वो देखो, क्योंकि वो एक तो प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिनों से ज्यादा के लिए इंडिया में रहा है, ठीक है, साथ के साथ पिछले जो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उसके अंदर 365 डेज के से ज्यादा के लिए इंडिया में रहा है, तो दूसरी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी है, तो वो आपका रेजिडेंट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, टू डिटरमाइन अर्जुन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट विच चेक द लॉन्गर टर्म हिस्ट्री, ही हैज बीन रेजिडेंट फॉर 6 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स and was in India for 900 days in the 7 immediately preceding previous year. What is his final residential status? ठीक है, तो देखो आपका जो एक रेजिडेंट पर्सन है ना, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है
रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, फर्दर या तो वो यहां पर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो मिस्टर अर्जुन है ये इन दोनों में से कौन है। तो देखो, अगर किसी को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना हो ना, अगर किसी को रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना हो इनकम टैक्स के अंदर, तो उसे रेजिडेंट बनने की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल करनी ही होगी, साथ के साथ दो और कंडीशंस को उसे फुलफिल करना होगा। वो दो कंडीशंस कौन सी है? सबसे पहले जो 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, जैसे 2022 और 23 ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो इसके पिछले 10 जो प्रीवियस ईयर है इसको आपको कंसीडर नहीं करना। इसके पिछले 10 जो प्रीवियस ईयर है उसमें से कम 2 बारी पर्सन को रेजिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि जो 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 730 डेज के लिए उसे इंडिया में रहना होगा। अगर कोई पर्सन ये दो कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो देखो, जो आपका अर्जुन है, जो आपका अर्जुन है उसने इन दोनों कंडीशन को फुलफिल किया है। सबसे पहले वो 10 में से 6 साल रेजिडेंट था इंडिया का, और 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 900 डेज के लिए वो इंडिया में रहा था। तो दोनों कंडीशन उसने फुलफिल कर दी है, तो वो आपका रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन सिर्फ रेजिडेंट होने की कंडीशन फुलफिल करता है और इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और अगर कोई पर्सन रेजिडेंट भी नहीं है, यानी कि रेजिडेंट होने की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता है, तो वो आपका यहां पर नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट अर्जुन इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, विच ऑफ हिज इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। तो देखो, किसी पर्सन की कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो देखो, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है या फिर वो रेजिडेंट तो है पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो नहीं है, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसकी सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि उन्होंने इंडिया के अंदर जो इनकम कमाई होगी उसी के ऊपर इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। पर अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में उसकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इंडिया के अंदर जो इनकम वो कमा रहा है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, इंडिया से बाहर भी अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आपका जो अर्जुन मेहता है वो बेसिकली क्या है, वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसकी वजह से उसकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि इस इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा और इस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आते तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो एक मैसेज करके जरूर जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो इनकम टैक्स के अंदर किसी पर्सन के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो लगाया जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो नॉन रेजिडेंट एक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, एक आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक आपका रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाता है। तो हमारा जो JIB सुपर प्लान है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप 6 मंथ वैलिडिटी का कोर्स खरीदते हो तो 1574 रुपये में आपको मिलेगा। 12 महीने का वैलिडिटी कोर्स खरीदते हो तो 2204 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। और हमारे कोर्सेज के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोड यूज़ करना है क्रैकर। इन इस प्लान के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, और जितने भी आपके कंप्लीटेड ऑन गोइंग अपकमिंग कोर्सेज है उसका एक्सेस मिल जाता है। 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 20+ मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, 500+ PDF नोट्स मिल जाते हैं, 4000+ MCQs मिल जाते हैं, क्रिस्प वीडियो सोल्यूशंस मिल जाते हैं PDF नोट्स के फॉर्म में, 700+ माइंड मैप्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज मिल जाते हैं, डाउनलोडेबल PDFs मिल जाते हैं, टॉपर स्ट्रैटेजीज मिल जाती है, 500+ शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो गाइडली आपको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और जीआईबी सीआईबी प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को जाकर फिल कर दीजिएगा। आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कॉल बैक करेंगे और आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड जो है वो कर देना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। आज